चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की हाजिर जवाब गडरिया। टिंकल से ली गई कहानियाँ दोस्तों, कई कहानियाँ हैं, सारी अच्छी हैं, ध्यान से सुनना। किसी ज़माने में इंग्लैंड में जॉन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में, महाराज, हमने सुना है कि कैंटरबरी का मठाधीश बहुत ही ठाठ बाट से रहता है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है। तुम्हारा मतलब है वह हमसे भी ज़्यादा शान से रहता है। गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, पर सच्चाई यही है। मखमली कोट पतलून पहने, सोने की जंजीरों बटनों से सजे सेवक 24 घंटे उसके हुक्म के इंतजार में हाथ बांधे खड़े रहते हैं। वह रोज़ न जाने कितने मेहमानों को सोने चांदी के थालों में बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाता है। और बस बाकी सब हम खुद पता करेंगे। उसे फ़ौरन हाजिर किया जाए, जल्दी ही। मठाधीश जी, हमने सुना है आपका घर सजधज में हमारे महल को भी मात देता है। आप हमसे भी ज़्यादा ठाठ से रहते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि अपने राजा से ज़्यादा शान से रहना राजद्रोह है? आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं मानता हूँ कि मुझे ज़रा शान से रहने की आदत है, पर यह सब मैं अपने गाढ़े पसीने की कमाई से करता हूँ महाराज। आपकी यह हरकत माफ़ नहीं की जा सकती। आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपकी जान बच सकती है, बशर्ते बशर्ते हम जो 3 सवाल आपसे पूछे उनके सही सही जवाब आप हमें दें। हमारा पहला सवाल है, हमारा क्या मोल है? दूसरा सवाल, घोड़े पर सवार होकर दुनिया का एक चक्कर लगाने में हमें कितना वक्त लगेगा? तीसरा और आखिरी सवाल, हम क्या सोच रहे हैं? ये सवाल नहीं, ये तो मुझे फंसाने के शिकंजे हैं। महाराज, आपके इन चतुराई भरे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। कृपा करके 3 हफ्तों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, पर अगर 3 हफ्तों में हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया महाराज, कितने दयालु हैं आप। मठाधीश लौट पड़ा। मैं जितने भी सयाने आदमियों को जानता हूँ, सबसे सलाह मशविरा करूँगा। वे ज़रूर हर सवाल का अच्छे से अच्छा जवाब सुझा सकेंगे। पर शौक से सयाना आदमी भी उन सवालों को सुनकर चक्कर में पड़ गया। सब के सब उनके उत्तर बता पाने में असमर्थ रहे। दिन बीतते गए और आखिर 3 हफ्तों की मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। उसी दिन जब उदास मठाधीश एक गांव में से गुजर रहा था। नमस्कार मठाधीश जी, अपने महाराज जान की ओर से कोई खबर? अरे मेरा गडरिया साइमन, बुरी खबर है भाई। अगर अगले 2 दिनों में मैं महाराज के पूछे 3 सवालों के उत्तर नहीं दे सका तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कौन से सवाल? मठाधीश ने वे तीनों सवाल दोहरा दिए जो 24 घंटे उसके सिर पर तलवार की तरह लटके रहते थे। बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी मेरी मदद नहीं कर सके। अब मेरी मौत निश्चित है। आप बेफिक्र रहिए मठाधीश जी। जहाँ बुद्धिमान हार गए, वहाँ शायद मेरे जैसा मूर्ख आपकी कुछ मदद कर सके। तुम कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है मठाधीश जी। आप सिर्फ अपना घोड़ा, अपने नौकर और अपने कपड़े कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए। आपकी जगह लंदन मैं जाऊंगा। मेरा भेष बनाकर? जी हाँ। क्या आपने गौर नहीं किया, आपका और मेरा कद बराबर है। मेरी सूरत और आवाज़ भी आपसे काफ़ी मिलती है। जब मैं आपके वस्त्र और आभूषण पहन लूँगा और आपके आदमी मेरे साथ होंगे, तब तो आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं कर पाएगा। सो कैंटरबरी के मठाधीश का भेष बनाकर साइमन राजा जॉन के सामने उपस्थित हुआ। आइए मठाधीश जी, आज या तो हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे या आपका सिर। पहला सवाल तो बताइए, हमारा ठीक ठीक मोल क्या है? हम सब के उद्धारकर्ता ईसा मसीह को एक बेवफा ने चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया था। आप भी मानेंगे कि आपका मोल ईसा मसीह के मोल से
कम से कम एक सिक्का तो कम होगा ही। 100 आपका मोल हुआ चांदी के 29 सिक्के। राजा ने जोर का ठाका लगाया और कहा, हा हा, हमें नहीं मालूम था कि हमारा मोल इतना कम होगा। अच्छा, आप यह बताइए कि हमें घोड़े पर सवार होकर दुनिया का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगेगा। महाराज, आप सुबह सूरज के साथ उठिए और सूरज के साथ साथ अपना घोड़ा अगली सुबह तक दौड़ाइए। इस तरह आपको दुनिया का चक्कर लगाने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। पर अभी सबसे मुश्किल सवाल बाकी है। बताइए, हम क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कैंटरबरी का मठाधीश आपके सामने खड़ा हूँ, पर मैं वह नहीं हूँ। मैं तो उनका गडरिया हूँ और आपसे उनके लिए और अपने लिए समाधान की प्रार्थना करने आया हूँ। हो, भाई कमाल है। लगता है तो तुम्हें ही मठाधीश का पद सौंपना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, बंदे के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। पर तुम्हें अपनी इस चतुराई के लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए। जिंदगी भर तुम्हें हमारे खजाने से खर्चा मिलता रहेगा। और मठाधीश जी से कहना कि तुम्हारी हाजिर जवाबी ने उनकी जान बचा दी है। मेहमान का स्वागत। सुपंदी का मालिक अपने भाई को लेने हवाई अड्डे गया, जो पूरे 15 साल बाद अमेरिका से लौटा था। शौक से उस दिन होली थी। कहीं कोई रंग वंग तो नहीं डाल देगा न मेरे कपड़ों पर। बेफिक्र रहिए भैया, मैं आपको पूरी हिफाजत से घर ले जाऊंगा। और सचमुच लीजिए, पहुंच गए और आप पर रंग की एक बूंद तक नहीं पड़ी। सचमुच यकीन नहीं होता, लेकिन यह जानकर खुशी हो रही है कि यह सच है। अब आप पूरा दिन घर में ही बिताइए। मेरा नया नौकर आपका पूरा ख्याल रखेगा। लीजिए, वह आ गया। आपका स्वागत है बड़े मालिक। हो, होली है भाई, होली है। ई बुद्धूराम का दूध। बुद्धूराम दूध बेचने शहर गया। ओहो, अभी तो दुकान खुली नहीं, इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ देर बाद, अरे तू मेरा आधा दूध पी गई, चल निकाल इसके पैसे। लगता है इस वक्त इसके पास पैसे नहीं है और यह मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि पैसे कल दूंगा। अच्छी बात है, कल दे देना। अगले दिन कुत्ता फिर बुद्धूराम के कलसे में से थोड़ा दूध पी गया और फिर, अच्छा देख, मैं आज फिर तुझे उधार दिए देता हूँ, लेकिन कल ज़रूर पूरे पैसे चुका देना, समझा। तीसरे दिन भी कुत्ते ने छक्कर दूध पिया और जब बुद्धूराम ने पैसे मांगे, क्या आज भी तू पैसे नहीं दे सकता? भों भों, धोखेबाज, भों भों। कुत्ता काफ़ी खौफनाक लगता है। उसका मालिक उसे मेरी तरफ ला रहा है। भागने में ही खैरियत है। 100 रुपयों की थैली वही फेंक सिर पर पैर रख कर भागा। यह क्या है? आहा, आखिर मुझे अपने दूध के पैसे मिल ही गए। रुपए लेकर बुद्धूराम खुशी खुशी घर लौट गया। अली ने दाढ़ी गंवाई। अली व्यापारी था। उसे अपनी लंबी दाढ़ी पर बड़ा फक्र था। एक दिन, यह क्या है? मैंने आज तक कभी इतना बड़ा फल नहीं देखा। यह कटहल है जनाब, एक दे दो। रुकिए जनाब, मैं उसे यह बताना तो भूल ही गया कि इसे काटते वक्त हाथों पर तेल ज़रूर मल ले, वरना इसका दूध, ओहो, भाड़ में जाए, मुझे क्या अपने आप मालूम कर लेगा। अली ने घर पहुंचकर कटहल काटा। वाह, कितना मीठा है, बेहद स्वादिष्ट। आहा, सचमुच मज़ा आ गया। अब इसका दूध धो डालूं। पर जब उसने दूध साफ करने की कोशिश की, अरे यह तो साफ ही नहीं होता, मेरी दाढ़ी पर भी लग गया है। सादे पानी से यह नहीं छूटेगा, साबुन इस्तेमाल करके देखता हूँ। साबुन से काम नहीं बना, पानी में कुछ सोडा मिलाकर उससे धोकर देखूँ। पर कटहल का चिपचिपा दूध और चिपचिपा हो गया। मैं इसे अपनी दाढ़ी से छुड़ा कर ही दम लूँगा, चाहे जो हो। है परेशान अली उस रात चिपचिपी दाढ़ी लिए ही सो गया। सुबह होने पर, उबासी, अर्र,
गर, तकिया तो दाढ़ी से चिपक गया है। उफ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बाजार में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई मदद कर सके। अरे ध्यान से, अपनी दाढ़ी अपने पास ही रखो भाई। हाँ, मैं क्या करूँ, अपनी दाढ़ी से यह चिपचिपा दूध कैसे छुड़ाऊँ। आहा, सूझ गई तरकीब। दाढ़ी पर राख मल लेता हूँ, उससे दूध सूख जाएगा और फिर मैं उसे धो डालूँगा। वाह वाह, अली ने जल्दी जल्दी अपनी दाढ़ी पर राख छिड़की। वाह, मैं भी कितना अक्लमंद हूँ। अल्लाह, इसकी हालत तो और भी ख़राब हो गई। हाय, मेरी खूबसूरत दाढ़ी का सत्यानाश हो गया। तुम इसे मुंडवा क्यों नहीं देते? अमीर मेरे दोस्त, क्या कहा तुमने? इसे मुंडवा डालो, साफ होने का बस यही एक तरीका है। इसे मुंडवा दूं? मेरी खूबसूरत दाढ़ी सुबुक, मैं इससे कैसे जुदा हो सकता हूँ अमीर? लोग मेरी दाढ़ी की वजह से ही तो मेरी इज्जत करते हैं। जलसों में मुझे पहले बोलने के लिए कहा जाता है, गली में लोग मुझे रास्ता देने के लिए एक और उठ जाते हैं। दाढ़ी के बिना भला कौन मेरी इज्जत करेगा? सुबुक सुबुक। पर अगर तुम यह चिपचिपी दाढ़ी लिए फिरोगे तो भी तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? सब तुम्हारा मखौल उड़ाएंगे। तुम्हें यह कुर्बानी देनी ही होगी। हु, यही मुनासिब है। अली को दाढ़ी गंवानी पड़ी। उसके बाद जब भी वह किसी भी बगैर दाढ़ी वाले आदमी को देखता तो उससे हमदर्दी जताते हुए कहता, तो मेरे भाई, शायद तुमने भी कटहल खाया था ने? तंत्री मंत्री, तंत्री, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अपने शिकार दल के लिए साथियों से बहुत आगे निकल आए हैं? कहीं हम राह भटक गए तो? मैं तो नहीं भटकने वाला, पर आप ज़रूर भटकेंगे। ही। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ महाराज। फिर ठीक है। कहते हैं कि इस जंगल के आगे तंग घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या हैं, पूरी भूल भुलैया हैं। उनमें अगर कोई फंस जाए तो सालों तक बाहर न निकल सके। तुमने भी सुना होगा उनके बारे में तो है नहीं? तो महाराज, सोच भी नहीं सकते कि मैं उन्हें यहाँ लाया ही इसलिए हूँ कि उन तंग घाटियों को खोजकर किसी तरह इन्हें उनमें दाखिल करवा दूँ। ये सालों तक उनमें फंसे रहेंगे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहेंगे, और इस बीच मैं राजा बन जाऊंगा। तंत्री, हाँ महाराज, मेरे ख्याल से हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। चलो अब लौट चले। जो आज्ञा महाराज। पर वापस जाने का रास्ता कौन सा है? क्या तुम्हें वापसी का रास्ता नहीं मालूम? तुमने तो कहा था कि तुम इस जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हो। मैंने कब मना किया महाराज, पर असल में मैं ज़रा इन अनगिनत पेड़ों की वजह से चक्कर में पड़ गया हूँ। कमकत वे तंग घाटियाँ कहाँ हैं? अरे वह क्या है? शायद बाघ है महाराज। महाराज की नज़र इस पर नहीं पड़ी है। क्यों न इन्हें इसी रास्ते पर भिजवा दूँ? महाराज, आप ऐसा कीजिए कि सीधे नाक की सीध में चलते चले जाइए और पगडंडी जहाँ ख़त्म हो जाए वहाँ मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं इस रास्ते पर जाकर देखता हूँ, शायद हमारे आदमी दिखाई पड़ जाए। ठीक है। आखिर आज तकदीर मुझ पर मेहरबान हो ही गई। जल्दी ही बाघ को अपना भोजन मिल जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। इस पल का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। बाघ की दहाड़ मेरा शासन शुरू होने की सूचक हो गई। उधर धुआं। अरे वाह, सामने तो शायद कोई गांव है। मेरे वफादार मंत्री ने मुझे सुरक्षित रास्ते पर भेज दिया और खुद जंगल के खतरों से अकेले जूझने चला गया। वापस लौटने पर उसे ज़रूर इनाम इकराम दूंगा। पर यह क्या चीज़ है? बाघ का पुतला। ज़रूर गांव वालों ने खतरे के निशान के तौर पर यहाँ लगाया होगा। मेरा अंदाज़ा सही था। सावधान जंगल के इस हिस्से में बाघों की भरमार है। यह सूचना पट तो उसी रास्ते की ओर संकेत कर रहा है जिस पर तंत्री गया है। हे ईश्वर, उसकी मदद करना। इस बीच कमाल है, बाघ अब तक क्यों नहीं दहाड़ा? हो सकता है गूंगा हो। गर्र। आहा दहाड़, आहा दहाड़ा। पर यह दहाड़ तो शायद मैं मेरे पीछे से आई। बाप रे!
जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हर हाय कमर टूट गई, पर शुक्र है बाघ से तो बच गया। पर आखिर मैं हूँ कहाँ? आप नहीं समझ सकते, आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। थोड़ी देर को तो मुझे लगा कि मैं राह भटक गया हूँ। तुम सचमुच राह भटक गए हो। अगर मुझे राज्य का रास्ता है अगर मुझे राज्य का रास्ता है। क्या कहा आपने? मैंने कहा तुम राह भटक गए हो। इस समय तुम तंग घाटियों के इलाके में हो। तंग घाटियाँ? पर घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ रहो। हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आपका मतलब है आपको यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम है? बिल्कुल नहीं, पर लोग कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने में आदमी को 7 साल लगते हैं, और मुझे यहाँ भटकते हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। कालिया कुआ। अरे सुनो, क्या तुम दोनों अपना भविष्य नहीं जानना चाहते हो? है आप कौन हैं? मैं हूँ विख्यात ज्योतिषी राहु केतु। मैं भविष्य बताने वाले इस कांच के गोले में झांक कर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। हैं? मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि तुम्हारी किस्मत का ताला बस खुलने ही वाला है। तुम्हें ढेर सारी गाजरें मिलने वाली हैं। गाजरें कहाँ पर भला? नदी के किनारे, वह जो आम का पेड़ है ना, उसी के पास की एक मांद में से। हाँ, तो फिर चलो किच्चू वही चले। हाँ, इन्हें मूर्ख बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। नदी के किनारे मान तो यह रही, पर गाजरे कहाँ हैं? अंदर जाकर देखते हैं। ही। हाँ, फंस गए आखिर। ही धोखा। यह कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है, यह तो भेष बदले हुए चमटक है। हे भगवान, चमटक ने उस मांद में मेरे दोस्तों को कैद कर लिया। फौरन घर पहुँचूँ जल्दी ही। जैसे को तैसा। मैं तो हमेशा इस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। मैं जानता था कभी न कभी यह पुराना दस्ताना और रुमाल ज़रूर काम आएंगे। हाँ, जिसका इंतज़ार था आखिर वह आ ही गया। बबलू। हे भले भालू, क्या अपना भविष्य जानना चाहते हो? तुम्हारे जैसा अनोखा प्राणी मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखा। कौन हो तुम? तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो या नहीं? हैं? ज़रूर। मुझे साफ नज़र आ रहा है तुम बड़े दौलतमंद भालू बनने वाले हो। तुम्हारा मतलब है मेरे पास बहुत पैसा आएगा? हाँ, मीठा पैसा, यानी शहद। अरे अक्ल के दुश्मन, जंगल में पैसे का क्या उपयोग है? अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हें नदी के किनारे बड़ी मांद में ढेर सा शहद मिलने वाला है, पर अगर तुम यहीं खड़े मेरा मुंह ताकते रहे तो लबादा पहने एक शियार उसे चट कर जाएगा। अरे बाप रे! तो मैं चला। वह रही मांद और वह रहा लबादा पहने शियार। ज्योतिषी ने बिल्कुल ठीक कहा था। वह बबलू। अरे यह क्या करते हो? मैं अपना शहद ले रहा हूँ। शहद? अंदर शहद वैद नहीं है। सच है, अंदर शहद की एक बूंद भी नहीं। होगी भी कैसे कमकत, तू जो पूरा शहद चट कर गया। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? तो तू चमटक ही है ना? सच्ची बबलू, मुझे शहद के बारे में कुछ भी पता नहीं। घर दूर हो जा मेरी नज़रों से। ई मैं तुम्हारा भविष्य बताऊं चमटक? तुम धड़ाम से गिरने वाले हो। धड़ाम। ओझा की तरकीब। कहो अफजल मियाँ, क्या हालचाल है? चेहरा क्यों उतरा है? मेरी जेब कट गई ओझा। किसी पर शक है उस आदमी पर। बाजार में थोड़ी देर पहले वह मुझसे टकराया था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सुनो, एक तरकीब सूझी। खुसर फुसर। सच, पर मुझे तो यह एकदम मामूली कोट लग रहा है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? मैंने इसे बगदाद में ख़रीदा था। अगर इसकी जेब में पैसे रखो तो वे दुगने हो जाते हैं। कमाल है। तुमने इसे कितने में ख़रीदा ओझा? 500 दिनार में।
पर मैं तो कब का इसी से इसकी कीमत वसूल कर चुका हूँ। इसे मुझे बेचोगे? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें इसके 50,000 दिनार दे सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, 60,000, 70,000, 80,000। ज़रूर यह बेस बेशकीमती कोट है, तभी तो ओझा ने इसके बदले 80,000 दिनार जैसी मोटी रकम ठुकरा दी। मुझे भी वह यह कोट नहीं बेचने वाला, पर जब तक ये दोनों मोल भाव में लगे हैं, मैं पैसों की वह थैली जिस पर थोड़ी देर पहले मैंने हाथ साफ किया है, उसके कोट की एक जेब में डाल देता हूँ। उसके पैसे दुगने हो जाएंगे, और इससे पहले कि ओझा समझ पाए कि क्या हुआ, मैं उसे निकाल कर अपनी राह चलता बनूंगा। हाँ, मेरी जेब में उसका हाथ पहुँच गया है। अब यह डाली उसने पैसों की थैली। पकड़ लिया, चोर रंगे हाथों हाथ आया है तू। हर धोखा, लोभ जल तुम्हारे पैसे। शुक्रिया ओझा, देखा मेरी तरकीब कामयाब रही न। मोसेरा भाई। एक था राजा बहुत धनवान और परोपकारी। एक दिन, महाराज, बाहर खड़ा एक भिखारी अपने आप को आपका मोसेरा भाई बता रहा है। वह आपके दर्शन करना चाहता है। मोसेरा भाई? पर मेरा तो कोई मोसेरा भाई नहीं, उसे हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ। तुम कहते हो कि तुम मेरे मोसेरे भाई हो, पर मेरा कोई मोसेरा भाई नहीं। दृष्टा के लिए क्षमा चाहता हूँ राजन, लेकिन हम दोनों ही सगी बहनों के बेटे हैं। समझा? तो फिर सुनाओ प्यारे भाई, क्या हालचाल है? हाल तो बहुत बुरा है राजन। पहले मैं जिस विशाल भवन में रहा करता था, वह कमज़ोर हो चला है। मेरे 32 सेवकों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। चलने के लिए भी अब मैं दो की जगह 3 पर निर्भर हो गया हूँ। हाँ हाँ, आगे बोलो। राजन, मेरे 2 मित्र जो कि पहले मेरे पास थे, मुझसे दूर चले गए हैं, और जो 2 मित्र दूर थे, नज़दीक आ गए हैं। हैं? मेरी मदद कीजिए राजन, ताकि बाकी ज़िंदगी मैं सुख चैन से गुजार सकूं। यह सचमुच बहुत चतुर है, इसे 100 रुपया दे दो। जब भिखारी चला गया, क्षमा कीजिएगा महाराज, उस पर आपकी कृपा की वजह समझ नहीं आई। जहाँ तक हम सब जानते हैं, आपका कोई मौसेरा भाई नहीं। मैं समझाता हूँ, मैं अमीरी का बेटा हूँ और वह गरीबी का। अमीरी और गरीबी 2 बहनें हैं, इस तरह वह मेरा मौसेरा भाई हुआ। विशाल महल से उसका मतलब अपने शरीर से था, जो कि अब कमज़ोर हो गया है। 32 सेवकों से उसका तात्पर्य अपने 32 दांतों से था, जो कि गिर चुके हैं। चलने के लिए अब उसे तीसरे की यानी लाठी की मदद लेनी पड़ती है। उसके 2 मित्रों का दूर चले जाने का मतलब था कि अपनी आंखों से वह आसपास की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाता, और दूर के 2 मित्रों के पास आ जाने से उसका मतलब यह था कि उसके दोनों कान तभी सुन पाते हैं जब कोई उनके नज़दीक आकर बोले। दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता की दाद दिए बिना नहीं रह सके। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानियाँ थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।